हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल पाए। साथ ही साथ जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो आपके सामने आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सोल्व कीजिए। आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3। यानी कि आपको बच्चे को यह समझाना है कि जो 1/4 है ना वो 1/3 से छोटा होता है। बच्चा क्या करेगा, बच्चे के सामने एक 1/3 है और एक 1/4 है, ठीक है। तो बच्चा देखेगा दोनों में यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है, तो बच्चा ये सोचेगा ये 4 बड़ा है ना तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन आपको बच्चे को सिखाना है कि भाई ये जो 1/4 है ना ये 1/3 से छोटा है, ये 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है, ये आपको बच्चे को समझाना है। तो इसके लिए पहले इसने बताया कि हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, एलसीएम मेथड का, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे बच्चे को एलसीएम मेथड हम बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे कि आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो और इस 3 4 का एलसीएम आपका 12 होता है, आप डिनोमिनेटर को क्या बना लो 12 बना लो। तो इस मेथड का जो है हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसने बताया यूजिंग पेपर स्ट्रिप, यानी कि हम यूज करेंगे किसका, पेपर स्ट्रिप का। पेपर स्ट्रिप यही जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फ्रैक्शन डिस्क का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। डाइंस ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे, नंबर चार्ट का भी यूज हम नहीं करेंगे। हम इसके अंदर यूज करते हैं फ्रैक्शन डिस्क का भी यूज कर सकते हैं और नंबर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 1/3 को शो करने के लिए हम इस प्रकार से बनाएंगे और 1/4 के लिए मैंने यहाँ पे इसके 4 हिस्से बना दिए, ठीक है। आप स्टूडेंट को बोलो कि यहाँ पर 1/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से एक हिस्सा फिल है, ठीक है, 3 में से एक हिस्से के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे 4 में से एक हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे को आपको ये पूछना कि बता भाई किसका एरिया ज्यादा है। तो देखने से साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों है तो सेम, सर्कल दोनों सेम है, लेकिन 1/3 के अंदर जो ये शेडेड पार्ट है ये बड़ा है और जो 1/4 के अंदर ये शेडेड पार्ट है ये आपका छोटा है। तो बच्चे को समझ में आएगा कि 1/4 जो है छोटा होता है किससे, 1/3 से, यानी कि 1/3 आपका बड़ा होता है किससे, 1/4 से। तो हम किसका यूज करेंगे, पेपर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन डिस्क का भी। यानी कि आप सेम जो है यहाँ पे एक स्ट्रिप लो, 2 स्ट्रिप लो पेपर स्ट्रिप, इसके आप इक्वल 3 पार्ट बना लो और इसके आप इक्वल कितने पार्ट बना लो, 4 पार्ट बना लो। तो यहां पर आप इसको फिल कर दो, है ना, यहां पर आपने 1/3 इसको शो कर दिया और यहां पर आपने इसको शो कर दिया किसको, 1/4 को। तो उसको बताओ किसका एरिया ज्यादा है। तो अब देखने से पता चल रहा है 1/3 क्या है, बड़ा है, और 1/4 क्या है, छोटा है। तो ये यूज होता है किसका, पेपर स्ट्रिप का। तो हम बच्चे को किससे समझाएंगे, पेपर स्ट्रिप से समझाएंगे कि 1/3 जो है बड़ा होता है 1/4 से। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई वो आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट of making lesson plan while teaching mathematics to a primary school children। प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो और उसके लिए आप लेसन प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट एस्पेक्ट क्या है आप ये जो कर रहे हो। ए ऑप्शन में दिखाया गया कि फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, कि आप टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, कि जैसे टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर दे रखे हैं ना वैसे ही जो है पढ़ाया जा रहा है। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। तो होता क्या है पेडागोजी के अंदर है ना, आपको लगता है ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो आंसर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि आप मैथमेटिक्स कंसेप्ट को ऐसे स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैनर में हो। पहले ये सिखाना है, उसके बाद लेवल बढ़ाते बढ़ाते इस प्रकार से हम इसको, इसलिए आप क्या करते हो, लेसन प्लान करते हो। लेकिन सारी स्टेटमेंट हमें इसके अंदर पढ़नी होती है, क्या पता अगले वाली जो स्टेटमेंट है वो इससे ही बढ़िया हो। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, ये बिल्कुल सही है भाई। इसके अंदर बताया गया कि हम बच्चे को ही अवसर देंगे, क्या अवसर देंगे, कि वो खुद के कंसेप्ट डेवलप कर सके। तो जहां पर बच्चे को अवसर दिया जाता है ना वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
डी में बताया गया राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, यानी कि हम क्वेश्चन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, यानी कि स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी देना कि वो खुद के ही कंसेप्ट क्या कर सके, डेवलप कर सके, बना सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान रखना, हमें क्या देना है, नेगेटिव स्टेटमेंट छाटनी है जो बिल्कुल नेगेटिव होगी। इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं करता एज ए फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। ठीक है, रचनावादी जो मैथ्स का क्लासरूम होता है उसमें से कौन सा इसके बारे में सही नहीं है, वो हमें यहां से पिक करना है। ए ऑप्शन है द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। The teacher acknowledged that student may construct multiple understanding from a given interaction. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना होता है। ठीक है, जब भी हमें बच्चे को कुछ सिखाना है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हम बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाते, क्योंकि वहां पे आंसर क्या होता है, वहां पे आंसर आपका फिक्स होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 आंसर होते हैं, तो वहां पे वो फिक्स है। जबकि कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चा धीरे धीरे हर लेवल पे क्या करता है, सीखता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट ही हमें छाटनी थी, तो सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऐसे आइटम देंगे किस पे, प्राइमरी मींस पे, असेसमेंट पे। तो जब आप प्राइमरी लेवल पे ही ऑब्जेक्टिव दोगे तो बच्चे का कंस्ट्रक्टिव लेवल जो है कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सही है। अगर आप अपने मैथमेटिक्स क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हो, रचनावादी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सारे ही ये आप रूल्स अपना सकते हो, सिर्फ किसको छोड़ के, सी को छोड़ के। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से वही सवाल है, मैथमेटिक्स का कैसा व्यू, कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू, रचनावादी व्यू की बात कर रहा है। और अब की बार जो है ना आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है कि कौन सा इसमें से सही रहेगा। मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, कि मैथमेटिक्स में हमें फैक्ट्स पढ़ने होते हैं। देखो फैक्ट्स तो हमें पढ़ने ही होते हैं, सभी जो इसके अलावा जो और सब्जेक्ट होते हैं वहां पर भी हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना होता है, पढ़ने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। मैथमेटिक्स जो है, जो मैथमेटिक्स होना, सॉरी मैथमेटिशियन होना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैथमेटिशियन की जो गणितज्ञ है वो क्या, किसकी खोज करते रहे, जो सत्य है मैथमेटिक्स में उसकी खोज करते रहे। मैथमेटिक्स इज इंटायरली ऑब्जेक्टिव, मैथमेटिक्स जो है भौतिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव मोड पे बच्चों को चीजें सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन जो है हमारा मेन मोटो रहता है इसमें, ताकि बच्चा विजुअलाइज कर सके चीजों को कि ये आकृति ऐसी होती है, इस प्रकार से बनती है। तो विजुअलाइजेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among children? ठीक है, बच्चों के बीच जो स्थानिक जो होती है आपकी स्थानिक समझ, उसको बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो पहले दिया गया कि ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बोतल, कि एक बोतल का जो है आपको क्या बनाना है, टॉप व्यू बताना है। मतलब टॉप व्यू आपको बनाना है कि बोतल को अगर हम टॉप से देखें तो किस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ये लोकेटिंग सिटी ऑन ए मैप, कि जब भी हम मैप के ऊपर किसी शहर को दर्शाएंगे तो वहां से भी बच्चे की स्थानिक समझ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये भी आपका सही लग रहा है। नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, कि चांद किस टाइम पे उगा है ना, चंद्रोदय कब हुआ है, ये टाइम लिख दो। तो इससे क्या होगा, इससे स्पाटियल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की नहीं बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, आप नंबर लाइन के ऊपर नंबर बना रहे हो तो उससे नंबर की समझ बढ़ रही है। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते। यानी कि हमें जो अपना आंसर पिक करना है वो आपको पिक करना है किस में से, ए में से और बी में से। देखो अगर मैं आंसर पिक करता तो मैं आंसर पिक करता क्या, बी। ठीक है, लेकिन जो सीटेट है, जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उन्होंने इसका जो राइट आंसर बताया है ना वो ए बताया है।
उन्होंने जो इसका राइट आंसर बताया है ना वो ए बताया है कि बच्चे को ड्राइंग करने के लिए बोलेंगे क्या कि बोतल का टॉप व्यू बताओ, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर बी भी बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हम एजेंसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो ए जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हाँ चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित सीखने से रिलेटेड आपको बताना इनमें से जो है कौन सा आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है। पहला आपका दे रखा है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, कि भाई गणित में प्रदर्शन और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो आपकी क्षमता है वो जन्मजात होती है, तो यही जो है ट्रू नहीं है। मैथमेटिक्स सीखने की जो कला है वो जन्मजात नहीं होती है, तो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट आपको सही मिलेगी। जैसे टीचर बिलीव करते हैं किसके बारे में, अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन द लर्निंग आउटकम्स, कि अगर जो लर्नर्स है जो सीखने वाले वो सीखेंगे तो वहां से डेफिनेटली आउटकम्स आएगा ही आएगा। स्टूडेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी उनकी परफॉर्मेंस में सहायता करता है, कि उनका समाज में संस्कृति में क्या मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सब्जी वाले का बच्चा है तो उसको जोड़ गुणा भाग बहुत जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि उसका डेली का काम है, उसका क्या है, उसके घर में ये काउंटिंग डेली का काम। और जिसका काम नहीं होगा उस बच्चे को थोड़ा काउंटिंग करने में, जोड़ने में ये चीजें मुश्किल आएगी, तो ये बिल्कुल सही है। डी में कहा गया कि स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, कि स्कूल वाले बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे कोई बच्चा जो है काफी लोअर बैकग्राउंड से आता है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती और स्कूल वाले उसको मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन होगी। अगर उसको भी हिंदी में पढ़ा जाए, जिसको जो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाता है, तो उस भाषा में वो परफॉर्मेंस देने में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो बी सी बी ये बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें गलत क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, कि ये जो एक्टिविटी होती है, जो एबिलिटी होती है, जन्मजात होती है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको पढ़ो और आप इस आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन में आपको कहा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। इस वर्ड प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि बच्चे को हम इस वर्ड प्रॉब्लम में किस टाइप की चीजें सिखा रहे हैं। आई हैव 6 पेंसिल, मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष हैज 2 मोर देन मी, और मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल ज्यादा है। अगर मेरे पास 6 पेंसिल है, अगर मेरे पास कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल है, तो मनीष के पास मेरे से 2 ज्यादा पेंसिल है। इसका मतलब मनीष के पास 6 तो है ही है, साथ में 2 एक्स्ट्रा भी है, यानी कि मनीष के पास कितनी पेंसिल है, 8 पेंसिल। और क्वेश्चन भी यही उसने पूछा है कि मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो यहां पर हम किस चीज की बात करें, यहां पर हम बात करें कंपैरिजन एडिशन की, यानी कि मेरे पास भी इतनी पेंसिल है, मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास भी उतनी पेंसिल है। तो पहले तो मैं उसको सिखा रहा हूं कंपैरिजन के बारे में, और फिर मैं उसको बता रहा हूं किसके बारे में, एडिशन के बारे में, कि हम कंपैरिजन करके उसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन, कि मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल ज्यादा है। तो हम यहां पर बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हम यहां पर बच्चे को सिखा रहे हैं कंपैरिजन एडिशन। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे बोल दूं कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मुझसे 2 पेंसिल कम है, तो यहां पर हम बच्चे को सिखा रहे हैं किसके बारे में, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन के बारे में। डन भाई। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए
और इसका आंसर जो है फाइंड करने में ढूंढिए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो भी हम अंक प्रणाली यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। इसमें से चारों स्टेटमेंट में से उस प्रणाली के बारे में कुछ बताया गया है, आपको बताना है कि वो कौन सा जो है आपका सही नहीं होगा। सबसे पहले आपको बताया गया द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू, कि उस नंबर की क्या पोजीशन है, वहां से उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है। सपोज मैंने आपको बताया कि 1 की जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 1 अपनी वैल्यू दिखा रहा है कि वो 1 है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया तो 1 यहाँ पे 1 नहीं है, 1 यहाँ पे क्या है, टेंस वैल्यू, टेंस प्लेस को दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1 10 दिखा रहा है। तो वो जिस प्लेस पे है ना, वो डिजिट जहां पर है वो उसकी क्या दिखा रहे हैं, वैल्यू दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट इज एडिटिव इन द नेचर। ये कैसा होता है, एडिटिव होता है। नेचर एडिटिव करने का मतलब है ये योगात्मक प्रकृति का होता है, आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम। ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए आपका आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना था, नोट के बारे में ही तो बताना था, कौन सा सही नहीं है। बेस 2 सिस्टम का मतलब क्या होता है, 2 की, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार से जो बेस सिस्टम होता है ना, इस प्रकार से बता रहा है कि ये प्रणाली ऐसे होती है, जबकि ये बेस 2 सिस्टम जो है आपका नहीं होता है। इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे 1 से 5 बना दिया, 5 से 10 बना दिया, तो ये जो अंक प्रणाली है मल्टीप्लिकेटिव भी होती है, आगे बढ़ती भी रहती है, 1 2 एडिटिव भी है। तो ये सारे के सारे सही है, सिर्फ किसको छोड़ के, सी को छोड़ के, और सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ के और उसका राइट आंसर आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देन आप फिर मुझे आंसर बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री इन प्राइमरी लेवल। आप प्राइमरी लेवल पे बच्चे को ज्योमेट्री सिखा रहे हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है आपकी डिजायरेबल रहेगी, वांछनीय रहेगी, सही रहेगी। तो इसके लिए चारों स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट में दिया गया कि ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप। यानी कि प्राइमरी स्तर पर ज्योमेट्री जब हम सिखा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिमिटेड कर देंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब हम सीमित कर देते हैं ना, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। पेडागोजी के अंदर हम कोई भी चीज़ें बच्चे के लिए क्या नहीं करेंगे, लिमिटेड नहीं करेंगे। और वो ये कह रहा है कि हम जो बेसिक शेप है ना उसको केवल लिमिटेड कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपका ये जो आंसर है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे मैंने बताया था ओनली शब्द आ जाए, आपका लिमिटेड आ जाए, सीमित आ जाए, तो सीमित चीज़ें नहीं करनी है, केवल जहाँ पर आ जाए वो चीज़ें भी सही नहीं होती। द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल। टीचर क्या करेगा, डेफिनेशन, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे परिभाषा की बात आ जाए ना प्राइमरी लेवल पे, वो कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो डेफिनेशन की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए बी भी जो है वो आपका सही नहीं होगा। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। यानी कि यहाँ पर हम बच्चे को क्या देंगे, उसकी समझ को विकसित करेंगे। यानी कि चिल्ड्रन को ही हम क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी दे देंगे, अवसर देंगे, किस बात का, क्या डेवलप करने का, कि वो शेप के रिगार्डिंग खुद ही क्या कर पाए, उस चीज़ को डेवलप कर पाए। तो ये बिल्कुल सही होगा। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिकल वोकेबलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। यानी कि यहाँ पर हमें बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रोंग नहीं करनी है ज्योमेट्री की, ठीक है। वोकेबलरी का मतलब उसके शब्द नहीं करने हैं कि ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ये नाम उसको नहीं रटवाने हैं। इसलिए डी भी जो है वो आपका राइट आंसर
नहीं होगा। तो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे की ही हम उसको इतने अवसर देंगे कि वो शेप के बारे में खुद ही अपनी जो समझ है वो डेवलप कर पाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या है, वो स्टेटमेंट हमें छांटनी है। पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि बच्चा जो है एबिलिटी दे पा रहा है, किस चीज का जवाब दे पा रहा है, जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन दे पा रहा है। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली। तो रीजनिंग में क्या है, आपको वो ऑप्शन इसमें से छांटना है जो जिस चीज से हम खुद ही किसी चीज को डेवलप कर पाए। रीजनिंग का मतलब ये होता है तर्क शक्ति, है ना, कुछ डेवलप कर पाए। तो एबिलिटी कैलकुलेशन करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एबिलिटी टू रिकॉल करेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले रटना, ये भी जो है रीजनिंग का पार्ट आपका नहीं है। डेफिनेशन देना किसी कंसेप्ट की, ये भी आपकी रीजनिंग का पार्ट नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, कि कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर हो कैसे रहा है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो, ठीक है, उसको जस्टिफाई आप कर पाते हो, ये बता पाते हो ये ऐसे हुआ है, इसका मतलब आपने वहां पे अपने तर्क लगाए हैं, आप वहां पे मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज कर पा रहे हो। तो बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको कैसे करना है, पढ़िए एक बार, देन इसको स्टार्ट करते करना। वेजिटेबल का प्राइस आपको दे रखा है सुपरमार्केट के अंदर। वेजिटेबल का क्या प्राइस है, टमाटर का जो प्राइस है वो 1 किलो टमाटर आते हैं 40 रुपए के। आलू का जो प्राइस है 2 किलो आलू आते हैं कितने के, 25 रुपए के। तो 1 किलो कितने के आएंगे, आधा कर देंगे 12.5 रुपए के आएंगे। जो गाजर है वो 250 ग्राम आती है कितने की, 20 रुपए की। जो बोतल गार्ड है, बोतल गार्ड आपकी शायद घिया होती है, वो आती है 1 किलो की कितनी, 10 रुपए किलो। 1 किलो मतलब 1 किलो 10 रुपए में आती है। जो आपकी मिर्च है वो 100 ग्राम मिर्च आती है कितने की, 10 रुपए की। और जो नींबू है वो 4 पीस आते हैं कितने के, 10 रुपए के। तो इस प्रकार से चार्ट दे रखा है। अब संजय क्या क्या खरीदता है उसके हिसाब से हमें बताना है। तो संजय आधा किलो टमाटर खरीदता है। अगर संजय आधा किलो टमाटर खरीद रहा है तो उसके लिए उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20, क्योंकि 1 किलो टमाटर कितने के हैं, 40 के। देन 1 किलो पोटैटो खरीदता है। अब 2 किलो पोटैटो 25 के हैं, तो 1 किलो कितने के होंगे, 1 किलो हो जाएंगे 12.5 रुपए के। 1 किलो कितने के हो जाएंगे, 12.5 रुपए के। नेक्स्ट उसने बताया कि आधा किलो क्या खरीदता है, गाजर खरीदता है। अब गाजर आधा किलो मतलब 500 ग्राम ले रहा है वो, ठीक है, तो इसको 2 गुना कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 2 गुना, क्योंकि 250 ग्राम जो गाजर है वो 20 रुपए की आ रही है। तो 500 ग्राम जो गाजर है वो आपकी कितने की आएगी, वो आएगी 40 रुपए की, है ना। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसने बताया 250 ग्राम क्या खरीदता है, चिली खरीदता है, मिर्च खरीदता है। 100 ग्राम मिर्च कितने की है, 10 रुपए की, ठीक है। तो 250 ग्राम कितने की होगी, तो इसको हम 2.5 गुना कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 2.5 गुना कर देंगे। तो 2.5 गुणे का मतलब क्या है, 2.5 गुणे का मतलब है ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम मिर्च कितने की है, 10 रुपए की, सॉरी 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। 100 ग्राम मिर्च 10 रुपए की है, 200 ग्राम मिर्च 20 रुपए की हो जाएगी, और 50 ग्राम 5 रुपए और, यानी कि 25 रुपए की आपकी क्या हो जाएगी, मिर्च आ जाएगी। डन भाई। नेक्स्ट उसने बताया 6 नींबू खरीदता है। कितने नींबू खरीदता है, 6 नींबू खरीदता है। 4 नींबू कितने के हैं, 10 रुपए के। तो 1 नींबू हो जाएगा 2.5 रुपए का, और जो 6 नींबू है वो आपके कितने के हो जाएंगे, 15 रुपए के।
ठीक है। अब ये देख लो उसने टोटल परचेज कितने रुपए का सामान कर लिया, फिर वो दुकानदार को 200 रुपए का नोट देता है, आपको बताने उसको दुकानदार वापस कितने देगा। तो पहले इसको ऐड कर लो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 5 और 5 10, 10 और 2 12, एक आपका कैरी आ जाएगा, 2 और 1 3, 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, यानी कि उसने जो टोटल सामान लिया वो 112 रुपये 50 पैसे का लिया। अब दुकानदार को उसने 200 रुपये का नोट दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो खुले करने के बाद उसको वापस जो है कितने पैसे जो है वो लौटा देगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 199, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर 0, तो वो वापस उसको कितने रुपए रिटर्न करेगा, 87 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट मुश्किल नहीं था, इसके अंदर बस इतना ही चीजें बतानी थी कि इतना सामान उसने ले लिया, इतने रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार वापस जो है उसको कितने रुपए रिटर्न करेगा। तो बी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए भाई, आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूं। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कि जो टेंस प्लेस पे है और जो वंस प्लेस पे है वो लगातार आने वाली प्राइम नंबर्स है। तो 5 के बाद 7 आता है, ये बिल्कुल सही है ना। 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर आपके होते हैं वो प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो आपका 2 होता है, और 2 एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे ओड होते हैं। चाहे हम बात करें 3 की, चाहे 5 की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें, ये आगे सारे के सारे आपके ओड आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो उसने बताया कि जो टेंस प्लेस पे है और जो आपके यूनिट प्लेस पे है वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, यानी कि 5 के बाद 7 आता है, बिल्कुल सही है। 2 के बाद 3 आता है, बिल्कुल सही है। 3 के बाद 5 आता है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 1 जो है ना वो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, और उसने बताया कि दोनों ही प्लेस पे आपके कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 आपका प्राइम की कैटेगरी में आता ही नहीं, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 कोई सा भी नंबर नहीं है। फिर उसने बताया था सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, कि जब भी सम आप करोगे किसका, डिजिट का, तो वो मल्टीपल 3 के ही मल्टीपल है और 4 के ही मल्टीपल है। यहां पर मैंने इनको जोड़ा तो यहां पर इनका सम कितना आया, 12। तो 12 देख लो 3 के टेबल में भी आता है और 12 जो है 4 के टेबल में भी आता है। तो यही जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और आंसर तो ऐसे हो ही नहीं सकते ना। यहाँ पे इनका सम 5 है तो ना तो ये 3 से कट रहा और ना ही ये 4 से कट रहा है। यहाँ पे इनका सम 8 है, ये 4 से तो कट रहा है, 4 का तो मल्टीपल है बट ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए 57 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर जिस नंबर की बात कर रहा है ना वो नंबर आपका 57 है। डन भाई, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर देने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है ये एक रेलवे स्टेशन में पार्किंग का चार्ज दिया गया है। अगर आप 2 घंटे तक अपनी गाड़ी खड़ी करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 50 रुपए। 2 घंटे से ज्यादा लेकिन 5 घंटे से कम करते हो तो आपको देने पड़ेंगे कितने, 75 रुपीज, 75 रुपए।
5 घंटे के बाद लेकिन 8 घंटे से पहले, तब आपको देने पड़ेंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा। हर घंटे के 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा करते हो लेकिन 12 घंटे से कम, तो वहाँ पे आपको पार्किंग चार्ज देना होगा 150 रुपये। और 12 से ज़्यादा और 24 से कम, वहाँ पे आपको पार्किंग चार्ज देना होगा कितना, 250 रुपये। अब राजीव क्या करता है, राजीव अपनी गाड़ी सुबह 7 बजे लगा देता है पार्किंग में। राजीव अपनी गाड़ी सुबह 7 बजे लगा देता है और अपनी गाड़ी निकालने आता है कब, शाम को 4:30 बजे। शाम को 4:30 बजे अपनी गाड़ी निकालने आता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि इनके बीच में कितने आर हैं, तो आसानी से हम उस चार्ट को देख के अपना आंसर बता सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आपके कितने घंटे हो गए, टोटल आपके हो जाते 5 घंटे। कितने घंटे हो जाते, 5 घंटे। और दोपहर के 12 बजे से लेके और शाम के 4:30 तक यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 4.5 आवर। तो टोटल आपके हो जाते हैं 9.5 आवर। अब आप देख लो 9.5 घंटे वो किस स्लैब में आता है, तो 9.5 जो है ना आपका डी स्लैब में आएगा। ठीक है, डी स्लैब का मतलब 8 घंटे से ज़्यादा लेकिन 12 घंटे से कम। तो वहां पे जो पार्किंग का चार्ज देना होगा ना, वो 150 रुपये देना पड़ेगा। अब 150 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजीव को जो पार्किंग चार्ज देना होगा वो कितने रुपए देना होगा, 150 रुपीज जो है उसको पार्किंग चार्ज पे करना पड़ेगा। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको इनको व्यवस्थित करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको बताना है कि थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, आपको बताना है इनमें से थर्ड प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, इन प्लेसेस को एक जैसा कर लेते हैं। आपके पास है 7 0, यहाँ पे देखो थर्ड प्लेस तक दी गई है, तो हम भी एक प्लेस अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं, 0 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद है 7.700, उसके बाद है 7.707, उसके बाद है 7.007 और फिर है आपका 0.770। तो हमें लगाना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा लिखूंगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा यही है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटा आपका आएगा 0.770। उसके बाद देख रहा सभी में क्या है, सभी में पहले 7 है, तो यहां से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पहले कौन सा आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है और यहां पर क्या है, 7 है। तो ये इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ये वाला आएगा, यानी कि 7.007। और तीसरे नंबर पे फिर आपका ये आएगा 7.070। और आपको तीसरा ही बताना था, आगे बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आगे ही बताना पड़ जाए तो देखो यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, लेकिन यहां पर 0 है, यहां पर 7 है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा और ये आपका कहां पर आ जाएगा, 5वें नंबर पे। तीसरे नंबर की बात हो रही थी 7.070, 7.070, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हमने अपनी तरफ से ऐड की थी। तो आंसर में तो आंसर यहीं से ही आपको बताना पड़ेगा। तो 7.07 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। आपको दे रखा है एक 5 डिजिट का नंबर है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, कि जो आपके दहाई के अंक पे है ना वो संख्या कौन सी है, 8 है। तो देख लो दहाई के अंक पे कहां कहां पर 8 है। देखो यहां पर भी टेंस प्लेस पे आपका 8 दे रखा है, यहां पर भी आपका टेंस प्लेस पे 8 दे रखा है, लेकिन ना तो ऑप्शन सी के अंदर और ना ही ऑप्शन बी के अंदर टेंस प्लेस पे 8 नहीं है। तो इसलिए ना तो आपका आंसर सी हो सकता और ना ही आपका आंसर बी हो सकता। आगे और चीजें पढ़ते हैं। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट
10th प्लेस, कि आपकी जो यूनिट प्लेस पे नंबर है ना वो 10th प्लेस का 1/4 है। तो अगर मैं 8 का 1/4 करूंगा तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 8 का 1/4 करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा या डी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसने बताया द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, 1000 प्लेस पे 0 है। तो देखो यहां पर 1000 प्लेस है, यहां पर क्या दे रखी है आपकी 0, लेकिन यहां पर 1000 प्लेस पे क्या दे रखा है 4 दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे पहले ही मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। डन भाई। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है।